नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो स्टैटिक जीके का पार्ट चल रहा था उसका आज हमारा पार्ट 5वां है। 4 पार्ट आप पिछले वीडियो में नहीं देखे होंगे तो जरूर आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। बाकी चीज़ें आपको बता दूं कि सुपर टेट से रिलेटेड आपको फ्री में नोट्स पीडीएफ चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहां पर जाकर आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, काफ़ी दिनों से हमारा जो स्टैटिक जीके का वीडियो वाला पार्ट जो है रुक गया था, लेकिन अब कंटिन्यू आपको 500 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी स्टैटिक जीके की, उसको जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश किया जाएगा। हर प्रश्न के साथ 30 प्रश्न मैं आपको कराता हूं और 30 प्रश्न मात्र नाम के होते हैं। उससे रिलेटेड मैं लगभग 100 प्रश्न आपको इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में करा देता हूं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में जो है यहाँ तक कर चुके थे, जैसे कि यहाँ पर कर चुके थे 29 प्रश्न तक कर चुके थे। अब हमारा तीसरा प्रश्न स्टार्ट कर दिया गया था। जैसे चलिए देखते हैं कि तीसरा प्रश्न की विचलन का मान निर्भर करता है, तो वह आपतन कोण पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, आपतन कोण पर। यदि आपतन कोण अधिक हो तो विचलन कम होगा और यदि आपतन कोण कम हो तो विचलन अधिक होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 31 है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन को स्थापना इसकी किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का, 24 अक्टूबर 1945 का, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क शहर में। बाकी चीजें बाहर से थोड़ा बहुत साउंड आएगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। आगे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है कि तारापुर परमाणु रिएक्टर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। इससे रिलेटेड और भी जैसे परमाणु संयंत्र मैं आपको बताता हूं जो भारत में स्थित है, जैसे काफी इंपॉर्टेंट है रावत भाटा। तो रावत भाटा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। तो रावत भाटा और राजस्थान, तो र से ध्यान रखिएगा ट्रिक के साथ। काकरापार ये गुजरात में स्थित है, उसी के पास। उसके बाद तारापुर तो यही है। ये नरौरा, इंपोर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। नरौरा जो है ना, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड। उसके बाद कलपक्कम का नाम भी आता है और वह तमिलनाडु में स्थित है। कैगा कर्नाटक में स्थित है। कौसे, जैसे कि देखिए यहाँ पर कैगा, तो कर्नाटक क से याद रखेगा। यहाँ से सेम कंडीशन वर्डों को जोड़कर इन चीज़ों को याद किया जाता है। बाकी जो भी होगा हम आगे एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जो भारत में परमाणु संयंत्र जो स्थित है उनसे रिलेटेड होगा और ट्रिक के साथ आपको याद कराने का कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1925 में कानपुर में किया गया था। संस्थापक कौन थे? तो एम.एन. राय थे कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि गोल गुंबज भारत में किस राज्य में स्थित है? तो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबज। लेकिन वही पूछेगा कि गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जानी जाती है। तो गोलकुंडा पूछेगा तो हैदराबाद और गोल गुंबज पूछेगा तो बीजापुर। कई बार ये पूछा गया प्रश्न कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है, कर्नाटक के। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 21 को हम जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। जैसे आपका इच्छा है जो भी भोजन कर सकते हैं, आप कहीं भी सो सकते हैं,
आप कहीं भी कोई से भी वाटर पी सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये चीजें एक जीवन रक्षा का अधिकार के अंतर्गत आता है और वह है अनुच्छेद 21। तो ध्यान रखिएगा, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता भी इसको कहते हैं अनुच्छेद 21 को। और एक और इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 21A, आपको पता ही होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में, सबको पता है 2002 में 86वें संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। 36 प्रश्न की लद्दाख श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो काराकोरम श्रृंखला और जास्कर श्रृंखला पर्वत की जो श्रृंखलाएं होती है उस पर स्थित है। जैसे हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो एक पर्वत वाला टॉपिक आता है, उसको एकदम बारीकियों से हम समझते हुए आगे आपको पढ़ाएंगे। जल्दी मैं उस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। अभी इसके बारे में और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसके कुछ और भी बातें हैं कि इस समिति का अन्य नाम ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दो नाम ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति के। इसमें सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति को एक काम दिया गया था कि जो संविधान निर्माण हो रहा है उसका ढांचा निर्माण करने का कार्य जो है इसी समिति ने किया गया था। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और जैसे इसको ढांचा निर्माण की प्रक्रिया दी गई थी तो इसीलिए जो है संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 38। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर था। इसी ने क्या किया था कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर जो है मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर। उसके बाद बाबर के जैसे क्रम शासनों का चला तो बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का नाम आता है। हालांकि बीच में हुमायूं का जो है शासन समाप्त हो गया था, शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था, लेकिन फिर इसने अपना शासन दोबारा वापस प्राप्त कर लिया था जब जैसे ही शेरशाह सूरी मर गया था। तो इतिहास का मैटर है, इतिहास पढ़ेंगे तो हम डिटेल में उस चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैसे उसकी मृत्यु हुई थी और कैसे हुमायूं ने अपना शासन स्थापित किया था। फिर उसके बाद अकबर जो है राज्याभिषेक हुआ और फिर अकबर ने अपने राज्य को विस्तार करते हुए आगे बढ़ाया। उसके पुत्र को जो है शासनों की प्रक्रियाएं आगे बढ़ती गई। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत मीटर नाइक्रोम का बना होता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत हीटर जो है नाइक्रोम का बना होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 40। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रिज, काफी इंपॉर्टेंट है, राजगीर भी कहते हैं, इसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 की भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है और 25वां उच्चतम जो न्यायालय बना वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। बाकी चीजें अगर यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि प्रथम उच्च न्यायालय कब बना था? तो 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कौन कौन से? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुआ था इसी 1862 ईस्वी में। बाकी चीजें आगे चलते हैं। 42 प्रश्न है कि अरावली पर्वत पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है और सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में अरावली पर्वत का नाम आता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर, ध्यान रखिएगा, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। 1722 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है और लूनी नदी भी इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती है जो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऊंचा चोटी जो है अरावली पर्वत की बात किया जाएगा तो कौन सा होगा? तो वह होगा ऊंची चोटी की ना गुरु शिखर होगी। तो ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक जानी जाती है भारत की।
आगे कुछ और भी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, और ये राजस्थान में सबसे ज्यादा फैला हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 के बीच में चलाया गया था, उसका जो टैग था आत्मनिर्भरता था। इसमें एक चीज क्या बात थी कि जो आत्मनिर्भरता की तो बात ही होती है, जैसे अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भरता के साथ स्वस्फूर्ति अर्थव्यवस्था जो है, इसमें एक टैग रखा गया था आत्मनिर्भरता के साथ स्वस्फूर्ति अर्थव्यवस्था, यानी कि स्वतः स्फूर्ता चलने लगेगी जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो बाकी चीजें इसको तैयार करने वाले 3 व्यक्ति थे। कौन कौन से? तो सैंडी चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस का नाम आता है। तो सैंडी चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस का नाम आता है। 3 लोगों ने इसको तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, ये जो पंचवर्षीय योजना है फेल हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि 1962 में और 1965 में 2 युद्ध भारत को लड़ना पड़ा था, और जिसके कारण भारत में आपातकाल की स्थिति लगी थी, और जो है ये योजना जो है फेल हो गई थी। जो इसका लक्ष्य रखा गया था, इसका उद्देश्य रखा गया था, उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाई थी। तो ध्यान रखिएगा, 2 युद्धों के कारण ये योजना फेल हो गई थी। बाकी चीजें अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलते हैं देखते हैं। 44वां है कि मैडम भीखाजी कामा ने भारत में के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था। तो स्टटगार्ड जर्मनी में है, वहाँ पर इन्होंने फहराया था। कब? तो 1907 में, और इन्होंने तभी भाषण देते हुए अंग्रेजों की आलोचना किया था। वहाँ पर स्टटगार्ड जर्मनी में भाषण दिया और अंग्रेजों की भरपूर आलोचना किया था। इनसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनको भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रांति की माँ की संज्ञा इनको दिया जाता है, मैडम भीखाजी कामा को। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और 45वां है कि निम्नलिखित किस शासन में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो कनिष्क का शासन था चतुर्थ बौद्ध संगीति। ध्यान रखिएगा, कनिष्क का शासन था। अगर पहले की बात करें तो राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में है, वहां पर स्थापित किया गया था चौथी बौद्ध संगीति। इसको ट्रिक से याद करने को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राजा ने वैशाली को पाटलिपुत्र के कुंडलवन में पटा लिया, ये एक आसान ट्रिक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। ज्यादातर यही पूछता है कि कहाँ पर आयोजित हुआ था, शासक के बारे में नहीं पूछता है। अगर शासक के बारे में भी पूछे तो पहला जो है हर्यक वंश था, उसके बाद दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा पाटलिपुत्र मौर्य वंश था, और चौथा जो है कुंडल वंश तो कुषाण वंश होगा। कनिष्क शासन था, प्रतापी शासन था उस समय का कुषाण वंश का कनिष्क। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, बाकी चीजें डिटेल में जब हम इतिहास वाला पोर्शन पढ़ेंगे, जैसे कि हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 46 है कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पर पूछे तो 98.6 होता है। ध्यान रखिएगा, 98.4 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट पर। लेकिन सेल्सियस पर पूछे तो 36.9 सेंटीग्रेड जो है सेल्सियस पैमाने पर होता है, या 37 भी आप कह सकते हैं। और केल्विन पैमाने पर तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है 47वां कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच जो है समझौता हुआ था, और वो समझौता जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, मतलब उस समझौते के बाद निर्णय लिया गया था। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इस समझौते में दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है।
इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। दरअसल हुआ क्या था कि देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ किया गया था और 6 अप्रैल जस्ट एक महीने बाद उसी को 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर इन्होंने नमक कानून जो है तोड़ दिया था, 1930 में तोड़ दिया था और इसी डेट से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था इनके द्वारा और यह 1 वर्षों तक चला था। फिर आगे चलकर उसी डेट को देखें, यहाँ पर दिया गया है कि 5 मार्च 1931 को समझौता इन दोनों के बीच समझौता होता है और जो सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया जाता है और उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से इतने पॉइंट जो महत्वपूर्ण थे मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अफगान और मराठा के बीच, अफगानी शासक जो अहमद शाह अब्दाली था उसके बीच और मराठाओं के बीच जो है लड़ा गया था। 14 जनवरी 1961 को तृतीय पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, जिसे यहाँ पर दे भी दिया गया है कि अब अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। इसमें हुआ क्या था कि अंग्रेजों की चाल थी। अब अहमद शाह अब्दाली अफगानी शासक काफ़ी मजबूत शासक था और इधर जो है मराठा शासक जो है, मराठा का जो विस्तार था धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि अहमद शाह अब्दाली को और मराठाओं से युद्ध मतलब इन दोनों के बीच युद्ध लड़ा दिया और इसमें दोनों की हानि हुई। हालांकि मराठा जो शासन व्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी और उनका जो विस्तार था वो रुक गया था, मतलब समझिए कि हार हुई थी मराठाओं की। लेकिन अहमद शाह अब्दाली भी कमजोर हो गया था इस युद्ध से। उसके बाद अंग्रेजों की चाल अपना शासन कर लिए, उन दोनों ने धीरे धीरे अपना अधिकार कर लिए थे, अंग्रेजों ने कर लिया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी इतिहास पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल में इन चीज़ों पर चर्चा किया जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंडियन ओपिनियन नाम समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसको जून 1903 से इन्होंने प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। तो ध्यान रखिएगा ये महात्मा गांधी से रिलेटेड था, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं और आगे है जैन धर्म से आ गया। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो पाश्चरनाथ थे और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का नाम ही आता है और प्रथम ऋषभदेव थे। तो इनका क्रम ध्यान रखिएगा, ये 3 क्रम ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। प्रथम, 23वां और 24वां महावीर स्वामी थे और यही मेन माने जाते हैं जैन धर्म के संस्थापक के रूप में। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 19। इनमें से कौन सी घटना, देखिए सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसी कारण इन्होंने अपना जो नाइटहुड की उपाधि थी रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने वापस कर दिया था। और उसके साथ गांधी जी भी ने केसर हिंद की उपाधि और जमुना लाल बजाज भी राय बहादुर की उपाधि जो है वापस कर दिया था इस घटना की वजह से। जलियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी खतरनाक ही नरसंहार था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 52 प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1952 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में स्थापित किया गया था पृथ्वी सम्मेलन। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया भी गया है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, महिलाओं के मताधिकार के संबंध में सफरगेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो ग्रेट ब्रिटेन में इसको चलाया गया था। प्रश्न नंबर 54 है कि उगाई परियोजना किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट है, ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी जो है भारत के पश्चिम के तरफ बहने वाली रिफ्ट घाटी की एक नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। उगाई परियोजना गुजरात राज्य के ताप्ती नदी पर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रश्न नंबर 55 है कि एजरा कप का संबंध किससे है? तो पोलो से है।
पहली बार एजरा कप का आयोजन 1880 में किया गया था। संतोष ट्रॉफी इंपोर्टेंट पॉइंट फुटबॉल से संबंधित है। कभी मतलब एक ऐसी वीडियो मैं लेकर आऊँगा कि जो सिर्फ ट्रॉफियों से संबंधित होगा कि कौन से खेल से कौन सी ट्रॉफियाँ संबंधित होती है। तो ध्यान रखिएगा, मैं जल्द ही उस वीडियो को लाने का प्रयास करूँगा। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है और वाटर पोलो जो पानी में तैरते हैं उसमें 7 संख्याएं होती है, 7 की संख्याएं होती है। ध्यान रखिएगा, कभी वो गेम देखे होंगे तो 7 पोल होते हैं तैरने वाले। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 29 और 30, ये दोनों अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो दोनों अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 57 है कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये हमारा तारापुर। जैसे कि अगर हम यूपी की बात करें बुलंदशहर में, तो बुलंदशहर में कौन सा है? तो वह नरौरा है। नरौरा उसी तरह तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी चीज़ें मैंने पीछे अभी इन चीज़ों के बारे में बताया था। रावतभाटा कर्नाटक के सहयोग से राजस्थान में है, ये भी परमाणु संयंत्र है। तो रावतभाटा। काकरापार याद रखिएगा, काकरापार जो है ना काकरापार जो है गुजरात में है। तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट पर चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है 58। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा कौन सी है? तो फ्रेंच और अंग्रेजी, 2 भाषाएं होती हैं सरकारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो द हेग नीदरलैंड। अभी यूपी टेट जो इस बार का हुआ था उसमें लगभग ये हमारे हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया था। मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था मुझे लगता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था और ये कहाँ पर? तो द हेग में है, नीदरलैंड के द हेग में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, पुस्तक ऑन कॉन्ट्राडिक्शन के लेखक कौन है? तो माओ त्से तुंग है। माओ त्से तुंग है। प्रश्न नंबर 60, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मदर टेरेसा। देखिए ये थोड़ा प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको काट देते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 61, विष्णु भट्ट गोडसे वरसई की आंखों देखा गदर किस विद्या से संबंधित है? तो संस्करण है और ये एक मराठी लेखक की है। आगे चलते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, रेशम कीट पालन का वैज्ञानिक नाम सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन किस में होता था? एपीकल्चर। और मछली पालन तो पीसी कल्चर। और केचुआ पालन तो वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं या वर्मी कल्चर भी कहा जाता है। तो ये तीनों चारों इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 63, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, दल बदल से संबंधित। पहले होता क्या था कि जो पार्टियां होती थी हमेशा अपना इधर से उधर दल बदल करती रहती थी, तो उसके तहत ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके अनुसार जो है दल बदल की जो एक सीमा है, एक समय है, एक बनाया गया। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दल बदल संबंधी, तो ध्यान रखेगा। प्रश्न नंबर 63 तक हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। बाकी 64वें प्रश्न से हम नेक्स्ट 6वां पार्ट जो आएगा उसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।